नमस्कार, मेरा नाम है मिश्रा एंड वेलकम इन यूपीएससी गाइड। देखिए, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का एक ट्रेडिशन है। हम जीत के पास जाते हैं, पर पूरा जीतते नहीं हैं। हम वहीं से यू टर्न लेके आ जाते हैं। ये हमारा एक ट्रेडिशनल है हमारा ये। 1948 में भी ट्रेडिशन फॉलो करा गया था। हम जम्मू कश्मीर को पूरा जीत सकते थे। हुआ क्या था कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तानी ट्राइब्स को, तो पाकिस्तानी ट्राइब्स इंडिया की तरफ आ रही थी। हमने अपनी मिलिट्री दे दी थी भाई कि जल्दी जाके उन्हें बचाओ, हमारा कश्मीर को बचाओ। तो फिर हमारे मिलिट्री ने बहुत हद तक कश्मीर को कैप्चर कर लिया था। मतलब मैक्सिमम कश्मीर हमने कैप्चर कर लिया था। फिर उसके बाद हम चले गए यूएन में। यूएन ने बोला कि सीज फायर करो, और उसके बाद यूएन ने बोला प्लेबिसाइड करो। प्लेबिसाइड वाली बात यहीं से आई थी, और तब से जम्मू कश्मीर परेशान है, तब से प्लेबिसाइड की बातें होती हैं। इवन अभी रिसेंट इंटरव्यू जब पहलगांव का जब केस हुआ था, तब बहुत सारे जो मीडिया पर्सनल्स थे वो इंटरव्यू कर रहे थे कश्मीरी के, और वहाँ पे प्लेबिसाइड की बातें आ रही थी। तो 1948 में ये हुआ था। 1948 के बाद फिर 54 में क्या हुआ, इंडिया और चाइना के बीच में एक पंचशील एग्रीमेंट हुआ था। पंचशील एग्रीमेंट को ऑफिशियली बोलते हैं एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड इंटरकोर्स बिटवीन ट्राइबल तिब्बत रीजन एंड चाइना इंडिया। तिब्बत रीजन को हमने ऑफिशियली किसको देते थे उस टाइम पे? ये पंचशील एग्रीमेंट के अंदर हमने तिब्बत को ऑफिशियली हमने चाइना को दे दिया था। ब्रिटिश राज के टाइम पे जो भी पावर थी इंडिया के पास तिब्बत रीजन की, वो सारी पावर हमने किसको दे दी थी? चाइना को दे दी थी। जैसे ट्रेड पोस्ट, कम्युनिकेशन, मिलिट्री एस्कोर्ट, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उस एरिया का, सारी पावर हमने चाइना को दे दी। और चाइना को दे दी थी, पर चाइना से हमने बदले में कुछ नहीं लिया। ठीक है, ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। और यही चाइना क्या करता है, उस पूरे तिब्बत रीजन को छोड़ के, वो पूरा तिब्बत रीजन उनका है, उस पूरे तिब्बत रीजन को छोड़ के फिर वो एलओसी क्रॉस करता है। एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये देखो आप। फिर वो एलएसी को क्रॉस करता है, और एलएसी क्रॉस करने के बाद वो इंडिया में आता है, और फिर बोलता है कि ये जो आपका कैलाश माउंटेन है ये हमारा है। फिर पूरे 4 साल तक वहां पे लड़ाई चलती है। 4 साल तक वहां पे एक स्टैंड ऑफ चलता है, 2020 से लेके 2024 तक, अक्टूबर 2024 तक। फिर अक्टूबर 2024 में डिसाइड होता है कि ये एक बफर जोन है, इसमें आगे बात करेंगे। आगे बात करेंगे। चाइना की पूरी आर्मी पीछे नहीं गई, उल्टा इंडिया की जो आर्मी है वो पीछे चले गई। मतलब जब हम कैलाश माउंटेन के ऊपर हमारी आर्मी थी वहाँ पे, तो फिर जब ये डिस्कशन हुआ बफर जोन बनने के बाद, तो हमारी आर्मी को पीछे होना पड़ा, चाइनीज आर्मी भी पूरी तरीके से पीछे नहीं हुई है। तो ये हुआ है 2021 में। तो 1948 में भी हमारे पास पूरे चांसेस थे कश्मीर लेने के, पर हमने कुछ नहीं लिया। 1954 में भी हमारे पास हमने दान कर दिया चाइना को पंचशील एग्रीमेंट के अंतर्गत। फिर 21 में जिसका हमने जिसका जिसका मतलब जिसकी जो हमने खर्चा है वो अभी भुगता हमने 1921 से भुगत रहे थे 1924 तक। ठीक है, उसके बाद आता है 1960। 1960 में फिर ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। इंडस वाटर ट्रीटी में तो कमाल ही हो गया। इंडस वाटर ट्रीटी में 80% जो पानी है इंडस वाटर बेसिन का, वो कश्मीर के पास, वो पाकिस्तान के पास चला गया। और सिर्फ 20% पानी इंडिया के पास। इंडिया 54%, 55% ये एग्रीकल्चर से चल रहा है, और वो 80% पानी इंडस वाटर बेसिन का वहाँ दे रही है। बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद भी अभी जब पानी इंडस का, चिनाब का पानी, इंडस का पानी रोका गया, तो फिर वहाँ से वो भुट्टो बोलता है कि या तो पानी बहेगा या तो हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। ऐसी बातें आ रही हैं। पर अभी आगे बताऊंगा इस पर भी बात क्या चल रही है। अभी पॉजिटिव है। इंडस, झेलम और चेनाब का पानी वो लोग लेते हैं, और रावी, ब्यास और सतलुज का पानी हम लोग लेते हैं। मतलब और एडमिनिस्ट्रेशन भी उनका ही रहता है। आगे 1966 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, ताशकंद एग्रीमेंट हुआ। अब ताशकंद एग्रीमेंट की बात सुनो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आप देख रहे हो, ये है, आपको अगर क्लियरली नहीं दिख रहा तो ये दिखा देता हूँ मैं आपको। ये है इंडिया का मैप। ठीक है, इंडिया के मैप में ये देखो, एक ये जो एरिया देख रहे हो आप, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया है हाजीपीर पास। हाजीपीर पास, और हाजीपीर पास का ये वाला जो एरिया है, ये देखो ये वाला जो एरिया है, ये है पुंछ। पुंछ अभी रिसेंटली करंट अफेयर में ये था। क्यों करंट अफेयर में था? यहाँ पे गुरु नानक देव जी का मंदिर जो था, गुरुद्वारा, उसको गोली से मार दिया गया। 16 से लेके 20 लोग, मतलब 12 से 15 लोग शांत हो गए हैं। और उसके बाद बहुत सारे लोग अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। क्यों भर्ती हैं? क्योंकि यहाँ से एलओसी में
LOC से उन्होंने फायरिंग करी थी, और ये हमने कैप्चर कर लिया था 1966 के वॉर में। पर फिर ताशकंद एग्रीमेंट हुआ और फिर हमने ये वाला एरिया उनको दे दिया, और ये वाला एरिया देने के बाद आज हमारे पुंछ के लोग मर रहे हैं इसकी वजह से। ठीक है, तो ये 96 का एग्रीमेंट है, और इसके बदले अगेन हमने कुछ नहीं लिया है, कुछ भी नहीं लिया। फिर आता है 1971 का, ग्रेट 1971 का शिमला एग्रीमेंट। बंगाल, हमने बंगाल ये बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग अलग करा। बांग्लादेश आज इंडिया को अपोज कर रहा है, पाकिस्तान हमसे लड़ रहा था, तो बांग्लादेश भी हमें थोड़ा थोड़ा हुल देने की कोशिश कर रहा था। इतनी बड़ी बात देख लीजिए आप। जब शिमला एग्रीमेंट हुआ था उस टाइम हमने, मतलब जब भी वॉर हुआ था 1971 का, 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को हमने कैप्चर कर लिया था, प्रिजनर ऑफ वॉर। लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्रिजनर ऑफ वॉर बने थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। शिमला, उन 90,000 लोग को शिमला एग्रीमेंट जब हुआ था तब छोड़ा गया था। आज पूरा पाकिस्तान, आपने यूके में की जो एम्बेसी है वहाँ पे भी देखा होगा कि पाकिस्तानी वो चाय का वो मीम बना के वो हंसा, मतलब बेशर्मों की तरह डांस कर रहे थे, आपने देखा होगा। आपने न्यूज़ एंकर्स में भी देखा होगा, बहुत सारे जो न्यूज़ में लोग आ रहे हैं वो पाकिस्तान की तरफ से जो न्यूज़ में आ रहे हैं वो भी यही इस तरीके से चढ़ा रहे हैं। तो गौरव आर्य साहब की यही स्टेटमेंट थी कि 90,000 लोग को हमने 1 साल तक 3 टाइम खाना खिलाया था, तब आप क्या बोलोगे? तो शिमला एग्रीमेंट में इंदिरा गांधी और ये भुट्टो, इनका एग्रीमेंट हुआ था। इसमें भी हमने 13,000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान को एरिया दिया, 90,000 उसके सोल्जर्स वापस करे, लाइन ऑफ कंट्रोल बना यहाँ पे, और फिर पीस टॉक हुई। ये सब करने के बाद पीस टॉक हो रही है। ठीक है, तो अगेन हम जीते पर हम हारे। ठीक है, फिर अगला देखो आप, फिर आता है 2025। 2025 में थोड़ा अलग हुआ। 2025 में हम जीत के बहुत पास तो गए, पर हम पूरी तरीके से हारे नहीं। पूरी तरीके से हम इसलिए नहीं आ रहे, उसका कारण देखिए। पहला कारण, पहला तो ये सीज फायर हुआ है। सीज फायर, यूएस बोल रहा है सीज फायर, पर हमारे जो जयशंकर साहब है फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने सीज फायर वर्ड यूज़ नहीं करा, अंडरस्टैंडिंग यूज़ करा, और पाकिस्तान वालों ने भी यूज़ नहीं करा, पहली चीज़। पर इस वॉर से हमें फ़ायदा हुआ। इस वॉर से हमें पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि हमारे जो रॉकेट्स है, जो मिसाइल्स हैं, बराक 8, आकाश डिफेंस सिस्टम, ये अब फेमस हो गए हैं। 100% एक्यूरेसी के साथ इन्होंने काम करा है। अब इनका एक्सपोर्ट होगा, अच्छे से एक्सपोर्ट होगा। पहला फायदा, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए आप, हमने यूएस से ये बोल दिया कि, और पाकिस्तान से ये बोल दिया हमने, अगली बार अगर इंडिया में टेररिस्ट अटैक होगा उसे हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, एक्ट ऑफ वॉर। फिर बातें नहीं होंगी, पहले दिन से एक्ट ऑफ वॉर होगा। तीसरी चीज, पाकिस्तान अभी भी इंडस वाटर ट्रीटी में जो हमने इंस्टांस अपनाया था कि भाई इंडस का, झेलम का, चिनाब का पानी नहीं देंगे, तो अभी तक वो उसमें हम कायम हैं। और आगे मुझे लगता है कि इसके ऊपर बात होगी। वहाँ पे अभी खरीफ का सीज़न आएगा, उस टाइम पे जब उनकी खरीफ की क्रॉप खराब होगी तब उनको मालूम चलेगा कि वॉर कौन जीत रहा है। अभी रिसेंटली जब कल रात में 11 बजे जब पाकिस्तान का पीएम शहबाज शरीफ जब ये बोल रहा था कि हमने इंडिया को हरा दिया, और थैंक यू यूएस, थैंक यू आसिम मुनीर, थैंक यू सब लोग को, और हम जीत गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, इंडिया हार गया है, हमने इंडिया के बहुत सारे एयरबेस उड़ा दिए हैं, उनको बाद में मालूम चलेगा कि कौन जीता है। जब क्रॉप आएगी, जब चीज़ें महंगी होगी, तब चीज़ें उन्हें मालूम चलेगा कि आगे कौन जीता है। उसके बाद अगला देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारा जो दूसरा प्रिय दोस्त है चाइना। चाइना की आपको बताता हूँ मैं आपको, ये देखो, चाइना के HQ9, HQ16 जो चाइना के एयर शील्ड है, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। HQ9 अ पेपर टाइगर कंप्लीटली ब्लाइंड टू इंडियन मिसाइल एक्सपोजिंग इट्स हाइप्ड अब कैपेबिलिटी एज फिक्शन। मतलब HQ9 जो सिस्टम है वो फिक्शन बोल रहे हैं। LY-80, J-10, J-17, PL-15 मिसाइल, इन सब का इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम हो गया है। अफ्रीकन नेशन इन्हें खरीदने की बात कर रहे थे, पर अब जो डील है वो कैंसिलेशन की तरफ जा रही है। अनकन्फर्म्ड चीज़ें हो गई हैं बहुत ज़्यादा। मिडिल ईस्ट खरीदने की बातें कर रहा था, साउथ ईस्ट एशियन खरीदने की बात कर रहा था, अब वो लोग S-400 खरीदने की बात कर रहे हैं, आकाश खरीदने की बात कर रहे हैं, और चाइना को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो ये सारे क्या है, एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया चाइना को। और इससे क्या हो गया, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्सपोज हुआ है वर्ल्ड के सामने, और उन्हें मालूम चला है कि इंडिया इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंट्री।
और उसके बाद हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स का मेंस फाउंडेशन कोर्स की फीस बहुत कम है, आप प्लीज़ ज्वाइन करिए। देखिए बहुत सारी कोचिंग सीधा हुआ करती है, ये कोर्स देती है, पर वो क्या करते हैं, इंग्लिश का अगर बैच है तो इंग्लिश के बैच में इंग्लिश हिंदी दोनों चल रहा है। बैंगलोर में अगर कोचिंग है तो बैंगलोर में जो कोचिंग होगी वहाँ पे इंग्लिश भी चल रहा है और जो कन्नड़ा लैंग्वेज उसमें भी पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो कोर्स है वो इंग्लिश मीडियम का अगर कोर्स है तो पूरी तरीके से इंग्लिश मीडियम है, अगर हिंदी मीडियम का कोर्स है तो पूरी तरीके से हिंदी मीडियम है। एक शब्द भी इंग्लिश का, एक शब्द भी हिंदी का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो और हमारी जो वेबसाइट है upscguide.in वहाँ जा सकते हो। पीडीएफ की अगर आपको चाहिए कॉपी और अगर आपको इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए तो इस क्यूआर कोड के थ्रू हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और 1-to-1 मेंटरशिप सेशन करिए। आप फ्री 1-to-1 मेंटरशिप सेशन है, लोग 2-2 3-3 घंटे बात करके पूरा साल भर का प्लान बना के जाते हैं। तो आप प्लीज़ यूज़ करिए 1-to-1 मेंटरशिप सेशन और पूरे साल भर का प्लान बनाइए हमारे साथ और इस नंबर पर कॉल करिए और बोलिए हमें सर से बात करना है, तो आप मेरे साथ एक पर्सनल सेशन कर सकते हो आप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।